हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल ऑन मैक टॉक। आज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ डील करने वाले हैं जो है व्हाट कम्स फर्स्ट, स्ट्रेस और स्ट्रेन। जब भी हम किसी भी बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं तो पहले स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन आता है। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस डिफाइन किया जाता है जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई हो रहा हो उस कंडीशन में। अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड अप्लाई होता है तो उस एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बॉडी प्रोड्यूस करती है अपने अंदर से, उसी को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड और इंड्यूस्ड एट अ क्रॉस सेक्शन व्हेनेवर एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड। जब भी कभी एक्सटर्नल लोड किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाएगा तो उसके क्रॉस सेक्शन पे एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस होगा जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को ऐसे भी कहा जा सकता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स इंटेंसिटी और फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई बार है जिसके दोनों एंड्स पे हमने टेंसाइल फोर्स लगाया है। तो इसके इस क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है स्ट्रेस। किसके कारण? जो भी एटम होंगे यहाँ पे बीच में वो इस एक्सटर्नल लोड का विरोध कर रहे होंगे, इसके अगेंस्ट क्या लगा रहे होंगे? अपना कोहेशन फोर्स के कारण या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण इसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे होंगे, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा रहे होंगे। वही क्या होगा? हमारा स्ट्रेस होगा। अगर हम इस क्रॉस सेक्शन के आसपास होने वाले फेनोमेना पे ध्यान दें तो इसका एग्जेजरेटेड व्यू कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जेजरेटेड व्यू में दिख रहा होगा क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट साइड कुछ एटम्स हैं और क्रॉस सेक्शन के राइट साइड कुछ मैंने वाइट एटम्स बनाए हैं। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जब भी हमने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड के एटम्स हैं वो राइट साइड के एटम को कुछ फोर्स से खींच रहे हैं, तो वो ये इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं। और राइट साइड के जो एटम हैं वो लेफ्ट साइड के एटम्स को इस साइड को खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगे अगर यहाँ पे कोई भी इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स ना हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये इसको खींचता है, इस एलिमेंट को अगर ये खींच रहा है तो ये वाले मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं इस फोर्स से। और इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन के इस वाले साइड को जब ये फोर्स अपनी ओर खींच रहा है तो इधर साइड के एटम्स हेल्प कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल को इस साइड खींचने में इस फोर्स से। ठीक है ना? इस मॉलिक्यूल को इस साइड खींचने में इस फोर्स से। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन क्या होता है? देखें आप यहाँ पे, स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उस डायरेक्शन में अगर बॉडी में कुछ एलोंगेशन आता है, उसके शेप और साइज में कुछ चेंज होता है, उसी को ही स्ट्रेन कहा जाता है। और इसको निकाला जाता है सिंपल, चेंज इन डायमेंशन इज टू ओरिजिनल डायमेंशन इज योर स्ट्रेन फॉर्मूला। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने क्या किया? टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया इस पे, ठीक है ना? इस बॉडी पे हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, दोनों साइड से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया। उससे क्या हुआ? इसकी कुछ लेंथ बढ़ गई डेल एल। इस एक्सटर्नल लोड से उसकी डेल एल लेंथ बढ़ गई और कुछ ना कुछ एरिया जो है वो कम हो चुका होगा। पहले कुछ ओरिजिनल एरिया होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि जो यहाँ पे इसका डाया है वही तो शिफ्ट होगा इसकी लेंथ में, क्योंकि आपका वॉल्यूम सेम है तो लेंथ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डाया कम होगा। तो यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेन हो जाते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होता है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, एक तो होगा लॉन्गिट्यूडनल, कितना लेंथ बढ़ी, और दूसरा होगा लेटरल, कितना डाया घटा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो ये दोनों बिना लोड के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बिना लोड के जनरली ये एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है कि जब भी आप किसी बॉडी पे लोड लगा रहे हैं और बॉडी उसके रिस्पॉन्स में कुछ रिएक्शन दे रही है तो वो बॉडी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि उस लोड को वो झेल सके, विदस्टैंड कर सके। तो केस नंबर फर्स्ट की तरफ जाते हैं, ये है रिजिड बॉडी। देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है? ये एक आइडियल केस है, ऐसी बॉडी होना इम्पॉसिबल है क्योंकि रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कभी डिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, जो कभी डिफॉर्म नहीं होती, ऐसी एक आइडियल बॉडी है। और ऐसी कोई बॉडी होती नहीं है जो कभी ना कभी किसी न किसी लोड पे डिफॉर्म ना हो। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसी कंडीशन ले रहे हैं जिसमें बॉडी के कंपेयर में लोड बहुत कम है, इसलिए वो बॉडी एज अ रिजिड बॉडी बिहेव कर रही है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे एक बॉडी ली, ठीक है ना, एक स्टील बार लिया।
इस पर हमने अपने हाथों से बहुत स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, बहुत स्मॉल फोर्स है ये। इससे क्या होगा, ये बॉडी एज अ रिजिड बॉडी बिहेव करेगी। ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी जब हमने इस पर ये बहुत स्मॉल फोर्स लगाया, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन ना के बराबर होगा, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन ना के बराबर होगा। बट हम इसको रिजिड बॉडी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि किसी लार्ज फोर्स पे ये डिफॉर्म करेगी। बट हम यहाँ पे अपने दोनों हाथों से इसके एंड्स पे टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मॉल फोर्स है, उसके कारण यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगी इस बॉडी के लिए, इसलिए हमने इस केस में इसको एज अ रिजिड बॉडी माना। अब क्या होता है, जब हम इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे इस शेप और साइज में कोई भी चेंज नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा था, तो क्या इसके बीच में किसी क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा? क्या इसके बीच पे किसी भी क्रॉस सेक्शन में, एनी क्रॉस सेक्शन, बिकॉज यू कैन मेक नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन इन बिटवीन दिस स्टील बार, सो माई क्वेश्चन टू यू इज, क्या इसके बीच में कोई स्ट्रेस लग रहा होगा? तो ऑब्वियसली अगर आप पूछें तो इस स्मॉल फोर्स को जो हमने इसके बाहर से अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रेस जरूर होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाती, बॉडी ब्रेक हो जाती, कट जाती। क्योंकि वो है तो बॉडी क्या हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। कोई ना कोई एटम्स हैं जो इस स्मॉल फोर्स को झेल रहे हैं और क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। मतलब उनका जो कोहेशन फोर्स है वो ज़्यादा है इस स्मॉल फोर्स से। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो है ही ना, कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो है ही। तो हमें यहाँ पे से क्या पता चला कि जब भी हम यहाँ पे स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बार पे एक्सटर्नली, और अगर वो बहुत कम फोर्स है जिससे कि डिफॉर्मेशन नहीं होती, वहाँ पे आपका स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि ये रिजिड बॉडी का केस है तो यहाँ पे हमारे डायमेंशन में कोई चेंज तो नहीं हुआ, मतलब स्ट्रेन तो ज़ीरो है, पर यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स लगाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है इस फोर्स के अगेंस्ट, इस स्मॉल फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्रॉस सेक्शन पे इंड्यूस ज़रूर हो रहा है, नहीं तो बॉडी अलग हो जाती, एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग हो जाता। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ज़रूर है। तो यहाँ पे ये पहला केस देखा हमने जिसमें हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो नहीं है जबकि स्ट्रेन ज़ीरो है। केस नंबर 2 पे आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जो कि है टेम्परेचर चेंज। अगर हम टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हैं तो उससे भी बॉडी में यहाँ पे कुछ चेंज होता है। तो देखें, अगर हमारे पास पहले ये कुछ बार है जिसको हमने फिक्स किया है और इसका हमने क्या करा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है, उसके कारण क्या होता है, ये बॉडी जो है कुछ अपना शेप और साइज चेंज करती है। इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे ये फिक्स है एक साइड से, पर यहाँ पे बॉडी जो है बिना किसी लोड के, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है, हमने लोड नहीं लगाया, जबकि हमने पहले बात करी थी कि लोड का होना ज़रूरी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को पैदा करने के लिए, पर यहाँ पे स्ट्रेन जो है बिना लोड के आता है। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें स्ट्रेस जो है वो ज़ीरो है और स्ट्रेन जो है वो कुछ ना कुछ है। कैसे स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब होता है डिफॉर्मेशन, मतलब चेंज इन द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी। अगर बॉडी की शेप साइज में कुछ चेंज आता है तो वहाँ पे डिफॉर्मेशन है, दैट मीन्स वहाँ पे स्ट्रेन है, तो वहाँ पे स्ट्रेस जीरो है। तो यहाँ पे इस केस में कोई एक्सटर्नल लोड क्योंकि नहीं लग रहा, इसलिए स्ट्रेस तो अपने आप ज़ीरो है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहले बॉडी ऐसी थी, उसकी जैसे जैसे आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कुछ एक्सपेंड हुई और यहाँ पे उसकी लेंथ बढ़ गई। तो ये है हमारे पास ऐसा केस जिसमें आपकी डायमेंशन जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए जिससे कि स्ट्रेन ज़ीरो नहीं है, जबकि स्ट्रेन कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, जबकि स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो है। अगला केस नंबर 3 पे जाएं। अगर हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स की बात करें, वो भी लोडिंग कंडीशन के अंदर, तो यही कंडीशन होती है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम साथ लेके चलते हैं। देखिए, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये मानते हैं कि कोई भी हमारे पास बॉडी है तो वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी डिफॉर्म होगी, वो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी होगी। अगर वो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बॉडी में अपने कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होगी। तो यहाँ पे हम बात करें, जो हमारा क्वेश्चन था, वाई स्ट्रेन इज कंसिडर्ड बिफोर स्ट्रेस, या फिर आप कह सकते हैं वाई स्ट्रेन कम्स बिफोर स्ट्रेस। कई बार बोल दिया जाता है कि स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस से पहले आता है, और कई बार बोल दिया जाता है कि स्ट्रेस
स्ट्रेन से पहले आता है, तो इस बात को हम देखेंगे। देखिए वैसे जनरली क्या होता है, दोनों एक सेम टाइम पे आते हैं। जनरली अगर आप देखें तो सेम टाइम पे आते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिकली देखें या इन बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर में आपको स्ट्रेन पहले दिखता है स्ट्रेस से। कैसे, आइए बात करते हैं। देखिए इन मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड्स एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी सफर्स अ डिफॉर्मेशन। क्या होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल सॉलिड में, जब एक्सटर्नली कोई आपने लोड अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया, उससे बॉडी क्या होती है, पहले डिफॉर्म होती है। पहले बॉडी डिफॉर्म होती है, उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल होंगे, उसके जो एटम्स होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब वो दूर जाते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए दिस एक्शन शुड बी opposed or reacted by internal forces which are set up within the particles of material due to cohesion। तो इस डिफॉर्मेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए, मतलब कि जो एटम्स एक दूसरे से दूर गए हैं उनको वापस लाने के लिए, यहाँ पे उनको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स होता है जो कि बॉडी का अपना एक रिएक्शन होता है, वही आपका स्ट्रेस होता है। वो किसके बाद आता है, डिफॉर्मेशन के बाद आता है। तो यहाँ पे ये बात हमें क्लियर होती है, बट फिर भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कैसे स्ट्रेन स्ट्रेस से पहले आता है। जबकि हमने बात करी नॉर्मली दोनों एक टाइम पे आते हैं, परंतु प्रैक्टिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि स्ट्रेन पहले आया है, क्योंकि स्ट्रेन हमें विजिबल होता है, टेंजिबल होता है, और स्ट्रेस जो है वो टेंजिबल नहीं है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है एज एन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी डील विद डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, यहाँ पे हम रिजिड बॉडी के साथ डील नहीं करते, हम मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी के साथ डील करते हैं, जहाँ पे अगर हमने फोर्स लगाया उस बॉडी पे तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, तो उसमें फ्रिक्शन जैसी चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। पर यहाँ पे हम बॉडी को फिक्स मानते हैं और बॉडी को जानबूझ के डिफॉर्म करते हैं ताकि हम वहाँ पे डेल एल भी हम देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम यहाँ पे डेल एल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना हुआ, तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेशन की स्टडी भी करते हैं, बॉडीज़ के डिफॉर्मेशन की स्टडी भी करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं, वेयर वी अज्यूम दैट एप्लीकेशन ऑफ लोड विल इमीडिएटली डिफॉर्म द बॉडी। क्या करेगा, जब भी हम बॉडी पे लोड लगाएंगे तो आपकी जो बॉडी है वो इमीडिएटली डिफॉर्म होगी, हैंस स्ट्रेन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेस। अदरवाइज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मे अकर एट सेम टाइम इन अ बॉडी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी पे लोड अप्लाई करें तो वो बॉडी डिफॉर्मेबल हो और वो तुरंत डिफॉर्म हो जाए, फोर्स लगाने के तुरंत बाद ही वो डिफॉर्म हो जाए। अगर वो डिफॉर्म हो रही है तभी वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एग्जिस्ट करेंगे, और बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन के आप सोम पढ़ ही नहीं सकते। सब जगह आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात ये समझी कि जब भी हमारे पास कोई बॉडी होगी वो डिफॉर्म है, नहीं तो होता क्या है, जनरली स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, सेम टाइम पे होते हैं किसी भी बॉडी में। पर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डिफॉर्मेशन को पहले लेते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडीज़ को प्रेफर करते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स विल अकर इन ऑर्डर टू रिगेन ओरिजिनल शेप। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि स्ट्रेस जो है वो क्यों पैदा होता है, वो पैदा होता है बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज में बनाए रखने के लिए। आफ्टर एटम्स गो अवे टू गेट डिफॉर्म, जब आपके एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, जब आपके एटम एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक दूसरे के पास लाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से जब वो दूर जाते हैं तो उनको पास लाने के लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या काम करता है, उनको वापस लाता है। तो पहले वो क्या होंगे, डिफॉर्म होंगे, मतलब पहले वहाँ पे स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा तो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन होगा तो अब आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ये चाहेगा कि वो मॉलिक्यूल पास पास आए, और पास पास वो कब आएंगे, जब वो उनको वापस उनकी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगा, तो तब आपका स्ट्रेस आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले स्ट्रेन आता है फिर आपका स्ट्रेस आता है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन होता है। ये जो दो एटम हैं ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ये एक दूसरे से दूर जैसे ही जाना चाहेंगे तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, डिफॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, स्ट्रेन आया, इसीलिए स्ट्रेन कम्स बिफोर स्ट्रेस। उसके बाद स्ट्रेस आएगा जो कि हेल्प करेगा इन दोनों को एक दूसरे के साथ बने रहने में। कैसे हेल्प करेगा, पहले तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस दूर गए, जो कि बहुत छोटी होती है, कई बार 10⁻⁻⁹ mm भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करा, ये एक दूसरे से दूर गए मतलब डिफॉर्म हुए, मतलब सबसे पहले स्ट्रेन आया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो ये पहला एटम है ये इधर को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सटर्नल लोड, तो इसको इधर को न जाने के लिए
यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आया इस दूसरे एटम से, जो कि इसको इस साइड को पुश करेगा, जो कि इसको इस साइड को पुश करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, इसके कारण दूसरा ये जो दूसरा एटम है इस पे भी एक इधर को फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसके कारण ये क्या करेगा, इधर को खींचेगा। अब ये इधर को ना खींचे, इसके लिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स मतलब जो स्ट्रेस है वो ये लगाएगा इस वाले मॉलिक्यूल पे, इस साइड को, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल पे। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो पहला वाला एटम है उसको इधर की तरफ खींचा जा रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है दूसरा वाला एटम पहले वाले एटम को इस साइड को खींच के, और इसी तरीके से दूसरे वाले एटम पे इस साइड को फोर्स लग रहा है, जिसको बैलेंस कर रहा है पहला वाला एटम दूसरे वाले एटम को अपनी तरफ को खींच के। राइट, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, स्ट्रेस इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी हैंस इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली। देखिए स्ट्रेस जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको बस आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी कैलकुलेटेड, इट कैन नॉट बी मीजर्ड। इसको हम मीज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये टेंजिबल नहीं है। तो ये बॉडी के अंदर लग रहा है, कितना लग रहा है हम इसको फील नहीं कर सकते, हम इसको परसीव नहीं कर सकते। और जबकि हमारा स्ट्रेन जो होता है उसको हम देख सकते हैं अपनी सेंसेस से, या फिर इसको हम मीज़र भी कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेन जो है वो फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी है। अगली बात करें यहाँ पे, देखिए स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जबकि स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है, वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं रहता है, ठीक है। जबकि स्ट्रेन जो है वो, जैसे आप लोड लगाएंगे किसी भी बॉडी पे तो उसमें स्ट्रेन जो है वो बढ़ते रहेगा एक सिरे से, ठीक है ना, स्ट्रेन जो है वो बढ़ते रहेगा, जबकि स्ट्रेस जो है वो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, डिपेंड करेगा कि स्ट्रेन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वो घटेगा बढ़ेगा। जबकि स्ट्रेन जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए स्ट्रेन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोड के साथ साथ स्ट्रेन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जबकि स्ट्रेस जो है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगली बात देखें यहाँ पे, लास्ट पॉइंट है, ऑल्सो practically in universal testing machine length and dia of work piece is measured first, that is deformation। पहले हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेशन को मीज़र करते हैं। किसी भी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में जब आप टॉक बोन शेप के स्टील रॉड को आप फिट करते हैं तो उसमें आप अल्टीमेटली फेलियर के बाद यही देखते हैं कि उसका डाया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, आगे स्ट्रेस की कैलकुलेशन करते हैं। तो वहाँ पे भी पहले आपको स्ट्रेन का पता चलता है और फिर बाद में आप स्ट्रेस कैलकुलेशन करते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि स्ट्रेस से पहले स्ट्रेन आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास पहले एक बार था जिसमें धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ी, और जब लेंथ बढ़ी तो उससे आपने क्या कैलकुलेट किया, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ इज टू चेंज, तो आपने क्या करा, वहाँ पे जो भी चेंज आया लेंथ और डाया में, उससे आपने सबसे पहले स्ट्रेन कैलकुलेट किया। उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले से आप स्ट्रेस भी कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।